तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पीटीएस का जो जीके का पार्ट है, जीके का जो पोर्शन है उसका इन डिटेल देखने वाले हैं। एंड पीटीएस के साथ साथ हम लोग जो इस वीक का जो टेस्ट रैंकिंग का लाइव हुआ था उसका भी देखने वाले हैं। इसी वीडियो में आपको आगे मिलेगा। पहले पीटीएस का देखेंगे, उसके बाद टेस्ट रैंकिंग का देखेंगे, ठीक है। और फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आरबी लाइव का एंड हॉलीवुड लाइव जो हुआ था इस वीक का, कल ही आएगा वो वीडियो भी। तो उन दोनों का भी जीके वाला जो पार्ट है वो देखने वाले हैं। मैथ्स का मैंने ऑलरेडी चारों का एक साथ कंबाइन अपलोड कर दिया है। अगली बार से मैं सेपरेट करके ही अपलोड करूंगा या फिर दो दो का करके कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, अपनाइए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 23rd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026। तो फीफा वर्ल्ड कप बताने से पहले मैंने एक पूरा इसके ऊपर फुल वीडियो दे रखा है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर काफी पहले ही दे दिया था, जब वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ था तभी। तो उसमें मैंने सब बता रखा है, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम फीफा मेंस वर्ल्ड कप हिस्ट्री 48 टीम पार्टिसिपेटेड इंस्टेड ऑफ 32। तो ये पॉइंट ठीक है। पहली बार जो है 48 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा है और तीन नए कंट्रीज थे। एक कजाकिस्तान था, शायद एक दो छोटे छोटे कंट्री थे, मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। एक की पॉपुलेशन 1.5 लाख थी बस, और एक की पॉपुलेशन 6 लाख थी, ठीक है। कजाकिस्तान या किर्गिस्तान था, इसमें से कोई एक मिडल ईस्टर्न लैंडलॉक कंट्री था कोई, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखना, उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। एंड दूसरा पॉइंट है द टूर्नामेंट वाज जॉइंटली होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको। तो ये भी पॉइंट ठीक है, तीनों ने ये होस्ट करा था। जो मैक्सिको था वहां पे ओपनिंग मैच हुआ था, ठीक है, ओपनिंग मैच खेला गया था। एंड जो यूएस का मेट लाइफ स्टेडियम है, मेट लाइफ स्टेडियम है, यहाँ पे जो फाइनल मैच है वो खेला गया था, ठीक है। मैं फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, काफी बड़ा हो गया ये। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि इट वाज फर्स्ट फीफा मेंस वर्ल्ड कप जॉइंटली होस्टेड बाय 3 कंट्रीज। तो ये सही बात है, ये पहला फीफा वर्ल्ड कप था जहाँ पे 3 कंट्रीज ने मिलकर इसको होस्ट करा हो। और एक और फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे, आंसर ये हो जाएगा। एक और फैक्ट ये हो जाएगा कि 3 बार जो है फीफा होस्ट करने वाला कंट्री मैक्सिको बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 1 2 3 तीनों आंसर हो जाएंगे इसके। हाँ, टोटल 104 मैचेस हुए थे एंड 48 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 523 इन 2015 टू हाउ मच इन दिस ईयर 2025। तो जो एशियाटिक लायन है ना, इसका जो रिपोर्ट आता है, पॉपुलेशन रिपोर्ट जो आता है वो हर 5 ईयर्स पे आता है, ठीक है, हर 5 साल पे आता है। और 2015 में जो एशियाटिक लायन की संख्या थी वो 523 थी। 2020 में ये संख्या बढ़ के 674 हो गया। एंड 2025 में ये नंबर बढ़ के 891 हो गया था, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है यहाँ पे पूछा, इसका आंसर ये हो जाएगा 891। एंड एक और चीज मैं बता दूं, एशियाटिक लायन का लगभग लगभग 90% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में, वहां पे पाया जाता है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क जो है वहां पे एशियाटिक लायन का पॉपुलेशन पाया जाता है। तो टोटल जो है ये इंक्रीज है 217 का, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विद द रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम प्रणाम स्कीम, assertion क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम प्रणाम स्कीम इज टू एनकरेज स्टेट टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये एकदम सही बात है, पीएम प्रणाम स्कीम यही था, काफी बड़ा सा इसका फुल फॉर्म था। तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को कम करने पे जोर दिया गया। ये रिसेंटली दो जुलाई या जून, जुलाई का ही शायद ये करंट अफेयर्स है, मैंने करंट अफेयर्स वाले वीडियो में भी करवाया है। करंट अफेयर्स याद आया कि मैंने करंट अफेयर्स का मंथली वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। स्पीडी के करंट अफेयर्स है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। एंड और भी बाकी मंथ्स के आने बाकी है, मैंने 4 महीनों का, लगभग 3 4 महीनों का करा रखा है। रीजन क्या कह रहा है? द स्टेट दैट कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स विल बी रिवार्डेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विद 50% ऑफ द सब्सिडी सेविंग एज अ ग्रांट विच दे कैन यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो ये भी सही बात है, ठीक है। अ, ये कह रहा है कि अगर कोई स्टेट मान लो 100 करोड़ रुपया जो है वो सेव करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज करके, तो गवर्नमेंट जो है ना वो 50% जो है ये 50 करोड़ रुपीज जो है ये देगी गवर्नमेंट उस स्टेट को। तो वो स्टेट फिर उस पैसे को कहीं पे भी अपना यूज कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मिलिट्री एक्सरसाइज एंड एसोसिएट कंट्री। तो धर्मा गार्जन जो होता है ये हमारा जापान के साथ होता है, ठीक है।
नोमैडिक एलिफेंट जो है ये अपना मंगोलिया के साथ होता है। एंड खंजर एक्सरसाइज जो है ये किर्गिस्तान के साथ होता है। मित्र शक्ति जो है ये श्रीलंका के साथ होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। धर्मा गार्जियन से ही आंसर हो जा रहा था, सी का जो थर्ड वाला ऑप्शन है, सॉरी फर्स्ट ए का थ्री, अच्छा एक में है ए का थ्री और एक और था नोमैडिक एलिफेंट बी का फोर, बी का फोर वाला एक यहाँ पे ही है, सी थ्री और बी फोर, इससे ये आंसर हो जा रहा था। ठीक है, तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। BNSS से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि EFIR हैज बीन ग्रांटेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर सेक्शन 173 ऑफ BNSS। तो ये ठीक बात है, EFIR जो है स्टैट्यूटरी इसको स्टेटस मिल गया है। आप जो है ऑनलाइन वगैरह जो है ये FIR करवा सकते हो। एंड इसमें कंडीशन क्या है कि 3 डेज के अंदर आपको साइन करना होगा जाके फिजिकली, मतलब वहां पे प्रेजेंट होके अपने FIR पे साइन करना होगा, वरना ये कैंसिल हो जाएगा, ये रद्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं, जीरो FIR मींस दैट अ विक्टिम कैन लॉन्च एन FIR एनी पुलिस स्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये भी ठीक बात है। जीरो FIR का मतलब यही है कि जहां पे क्राइम हुआ है जरूरी नहीं है कि उसी थाने में, उसी एरिया के थाने में जाके FIR करवाना होगा, वो कहीं पे भी करवा सकता है। वो केस जो है बाद में ट्रांसफर हो जाएगा उस FIR में। ठीक है, उस थाने में वो केस जो है FIR ट्रांसफर हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, अंडर BNSS मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी हैज बीन रिड्यूस टू 10। तो ये गलत पॉइंट है। ठीक है, BNSS के तहत जो मैक्सिमम कस्टडी है वो 10 डेज का नहीं है, 15 डेज का है। ठीक है, और ये सेक्शन 187 में इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 187 जो बताता है इस कस्टडी के बारे में बताता है। एक और चीज मैं बता दूं कि ये हो गया आपका पुलिस कस्टडी, एक होता है डिटेंशन। ठीक, तो डिटेंशन के दो केस बनते हैं। एक केस वो बनता है जिसमें आपको जो सजा होगा वो 10 इयर्स प्लस का हो सकता है, डेथ पेनल्टी मिल सकता है उसमें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है। तो उस केस में जो डिटेंशन का पीरियड होता है वो 90 डेज का होता है। ठीक है, और 10 इयर्स से कम वाला जो होगा, लेस वाला जो होगा, उसमें 60 डेज का डिटेंशन होता है। ठीक है, ये पीरियड पूरा होने के बाद जो है बेल जो है उसको मिल जाता है, बेल ग्रांट कर दिया जाता है, बाय डिफॉल्ट बेल मिल जाता है। ठीक है, अगर केस वेस नहीं चल रहा है, बस डिटेन करके रख लिया इतना दिनों तक, तो इतना पीरियड के बाद वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको बेल मिल जाएगा। तो BNS से रिलेटेड हम लोग और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे BNS है, ठीक, फिर BNSS है, फिर BSA है। तो BNS ने रिप्लेस करा है IPC को, जो 1860 में बना था, इंडियन पिनल कोड। BNSS ने रिपीट करा है CRPC को, जो कि 1973 का था। एंड BSA जो है ये रिप्लेस करा है एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो ब्रिटिशर्स के टाइम का ये सब एक्ट था, इसको रिप्लेस करा गया है। एंड ये जो फोर्स में आया है, ये सारे नए जो लॉज है, BNS BSA और BNSS, ये आया है कब से, 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये डेट पूछ लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, 3 जो है वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है कि विद द रेफरेंस ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात है, और ये वाइडर होता है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के रिट जुरिस्डिक्शन से। ये ठीक पॉइंट है। दूसरा क्या कह रहा है, रीजन द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली ऑन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये भी ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। बट जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स में भी इशू कर सकता है, एज वेल एज लीगल राइट्स में भी इशू कर सकता है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा मेरे तरफ से कि कौन सा जो रिट है, कौन सा रिट जो है वो प्राइवेट एंटिटी पे भी यूज हो सकता है, लागू किया जा सकता है, मतलब उसको एनफोर्स किया जा सकता है। प्राइवेट एंटिटी पे भी इसको लागू किया जा सकता है। ये ऊ की मात्रा ऐसी होगा ना। ठीक है, आप कमेंट में बताओ इसका आंसर। ठीक है, कौन सा रेट है, मैंडमस है, कोवेरेंट है, सर्चुरी है, प्रोहिबिशन है, कौन सा वाला है जो प्राइवेट एंटिटी पे भी लगता है। तो ये दोनों ठीक है, और वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट का कमिटीज के ऊपर है। फाइनेंशियल कमिटीज जो है, इसमें देखेंगे। पहला वाला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेन काम क्या होता है, ये जो PSUs है, ठीक है, जो पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स है, नहीं ये मैं गलत बोल रहा हूँ, जो CAG है,
पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है सीएजी का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसको, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये इसको एनालाइज करती है, ठीक है, एनालिसिस करती है और अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। दूसरा वाला जो है ना एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी ध्यान में रखना ये बजट से रिलेटेड होता है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना फंड एलोकेट किया जा रहा है। अगर मान लो किसी मिनिस्ट्री को कुछ ज्यादा ही एक्सेस पैसा दिया जा रहा है, उतना उसमें दरकार नहीं होता है, तो ये एस्टीमेट कमेटी में फिर वो जो है जाता है, और ये जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट पेश करती है, ये बताती है कि इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है, इसको सही में नीड है कि नहीं। तो बेसिकली बजट का जो एलोकेशन होता है उससे डील करती है। तो पैसों का मामला है, पैसों के मामले में जो है ना राज्यसभा को कोई पावर नहीं है इसमें। 30 के 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं इसमें, और ये लार्जेस्ट कमिटी होती है, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी 30 मेंबर की। और तीसरा जो है हमारा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो जो पीएसयू होते हैं, ठीक है, गेल भेल फिर ओएनजीसी, ये सब जितने भी पीएसयू है उन सब का जो रिपोर्ट है ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये सबमिट करती है अपना इसमें। तो इसमें भी जो है ना 22 ही मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टिमेट का ऑप्शन ए हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, इसी से हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statement regarding the mandatory and voluntary provisions of the 73rd Constitutional Amendment Act? तो 73rd 73वां संविधान संशोधन से क्या रिलेटेड है, तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, और ये फोर्स में आया था 1993 में, एंड इससे पार्ट 9 जो है वो ऐड करा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो शेड्यूल है वो 11th शेड्यूल जो है वो जुड़ा था, ठीक है, पार्ट 9 था और 11th शेड्यूल था। एंड इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो एच डी देवगौड़ा थे शायद, एच डी देव नहीं, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं मिस कर रहा हूँ शायद, नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव थे, हाँ नरसिम्हा राव ही थे, नरसिम्हा राव। अगर मैं गलत हूँ तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप कंफर्म कर देना, ठीक है, नरसिम्हा राव मेरे हिसाब से थे। तो पॉइंट्स क्या है इसका, कंडीशन 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्राम सभा इज मैंडेटरी प्रोविजन, तो ये ठीक बात है। आर्टिकल 243 ए जो है ये ग्राम सभा की बात करता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, ये मैंडेटरी प्रोविजन, ये ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है फैक्ट क्या कह रहा है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन पंचायत इज मैंडेटरी इन दिस प्रोविजन, ये भी ठीक है। आर्टिकल 243 डी में जो है ये रिजर्वेशन का बात हो रहा है, और ये 1/3 रिजर्वेशन है ना, कहीं कहीं कुछ कुछ स्टेट में 50% रिजर्वेशन भी है, फॉर एग्जाम्पल आसाम में जो है 50% रिजर्वेशन का भी बात है वुमेन्स के लिए, ठीक है, फॉर वुमेन्स। तीसरा पॉइंट जो है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, देखो ये जो 43D है ना, इसमें रिजर्वेशन की तो बात है ही, एससी एसटी के भी रिजर्वेशन का बात है। और जो तीसरा पॉइंट है प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी इन पंचायत इज मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्रोविजनल है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। आर्टिकल 243D में ही बताया गया है इसके बारे में भी, बट ये मैंडेटरी नहीं है, करना जरूरी नहीं है, हाँ स्टेट चाहे तो कर सकती है, बट मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में क्वेश्चन है। तो सीआरआर क्या होता है, सीआरआर वो होता है कैश में जो है ना, हर बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है, ताकि मान लो एकदम सडन डिमांड आ जाए, ठीक है, कस्टमर्स का कि हमको पैसा निकालना है, तो उस केस में बैंक जो है वो कोलैप्स ना करे, उसके लिए ये पैसा कुछ आरबीआई जो है वो अपने पास रखती है। नहीं तो बैंकों का क्या है, उनके पास अगर जितना कैश में पड़ा रहेगा ना वो सारा लोन पे चढ़ा देंगे, उनको तो इंटरेस्ट कमाने से मतलब है। तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होल्ड परसेंटेज डिपॉजिट मेड इन, हाँ इन फॉर्म ऑफ कैश रखना होता है। तो 3 का हो जाएगा ए, ठीक है, और या फिर ए का 3 लिख लेते हैं। और जो एसएलआर होता है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, इसमें क्या होता है ना कि कैश छोड़ के, अभी तो फिलहाल शायद ये 18% है, कैश छोड़ के आपको कुछ फॉर्म में एसेट लिक्विड फॉर्म में जो है रखना पड़ेगा, मतलब जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, लाइक गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह जो है गवर्नमेंट का, ये सब जो है एसएलआर जो है ये मेंटेन करना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व ये रखना ही पड़ता है। ये सेम रीजन इसका भी वही है कि अगर सडन डिमांड आ जाए तो ये बेच के जो है वो कैश इन करके बैंक जो है वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। मैं चेक कर लूँ माइक वर्क कर रहा है कि नहीं, एक सेकंड में देख लूँ, वरना पता चला मैं बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी का हो जाएगा 1,
ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसमें जो होता है ना डायरेक्ट बाय एंड सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, तो आरबीआई जो है ना वो इसका परचेज एंड सेल करता है, तो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन मार्केट बाय आरबीआई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ये होता है ओवरनाइट, मतलब रातों रात जो एक रात के लिए जो लोन लिया जाता है, जो बैंक है वो आरबीआई से लोन उठाते हैं एक रात के लिए, मतलब अपना बैलेंस शीट जो है वो बराबर करने के लिए, या फिर कुछ मेनली तो बैलेंस शीट का ही बात होता है, तो वो सब टैली करने के लिए ओवरनाइट लोन लेते हैं आरबीआई से। और इसमें जो होता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है वो रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है, प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम देयर एसएलआर कोटा इमरजेंसी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। तो थ्री का ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, 2 का 4 और डी का 4। ठीक है, तो ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बजट हाउ फिजिकल डेफिसिट इज टेक्निकली डिफाइंड। तो फिजिकल डेफिसिट देख लेते हैं, बहुत दिक्कत होता है, मेरा लास्ट ईयर 25 में भी मैंने इसमें गलती कर दिया था। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट, तो ये हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मान लो जो रेवेन्यू रिसीट है वो आ गया 700 करोड़, ठीक है, एग्जांपल के लिए, और जो ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट है ये मान लो आ गया 100 करोड़। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई मेरे को लोन का रिकवरी हो गया, ठीक है, हमने किसी को लोन दे रखा था, वो पैसा वापस आ गया, मतलब बेसिकली पैसा मिलना। नॉन डेट, डेट मतलब क्या होता है, कर्ज होता है। तो ये ऐसा कैपिटल रिसीट है जिससे मेरा डेट क्रिएट नहीं हो रहा है बट पैसा आ रहा है, जैसे मैं डिस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अपना जो शेयर है हम वो बेच रहे हैं, तो इससे मेरा एसेट कम हो रहा है बट पैसा तो आ रहा है ना, तो ये हो गया एनडीसीआर। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना ये हम मान लेते हैं 1000 करोड़ है, ठीक है, मैंने क्या करा है कि 1000 करोड़ का खर्चा करा है, ठीक है, एक्सपेंस 1000 करोड़ है, इसमें से मैं रेवेन्यू रिसीट, मेरे को पैसा डायरेक्ट कितना आया रेवेन्यू रिसीट में, वही जो टैक्स वगैरह जितना होता है ये सब आता है, रेकरिंग इनकम जो होता है, 700 करोड़ जो कमाई हुआ वो मैंने माइनस कर दिया। और मान लो कि जो इधर से सिक्योरिटीज बेच गया डिस इन्वेस्टमेंट करके 100 करोड़ आया मेरे पास, हम ये भी खर्च कर दिए। अभी जो है ना 200 करोड़ जो है अभी भी मैंने ज्यादा खर्च कर रखा है, तो ये मेरा फिजिकल डेफिसिट है, ये जो है मेरा राजस्व घाटा है मेरी इकोनॉमी को, मतलब मैंने अपने औकात से 200 करोड़ ज्यादा खर्चा है किया है। तो हम इसको कैसे भरपाई करेंगे, तो जो जनरली गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है कि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब पैसा आया, ठीक है, और पैसा गया, ये दोनों को इक्वल दिखाना होता है, जीरो जीरो दिखाना होता है कि मैंने जितना कमाया उतना ही खर्च किया है, हमने ज्यादा खर्च वो नहीं किया है। बट हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि हमने खर्च ज्यादा कर दिया है, ठीक है, 200 करोड़ का मेरे ऊपर लाइबिलिटी हो गया है, ज्यादा खर्च किया, तो ये कैसे बैलेंस शीट में जीरो दिखाएंगे, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, जो बोरोइंग्स होता है बोरो करती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, जहां से भी दूसरे कंट्री से ये बोरोइंग से 200 करोड़ लेके आएगी और वो अपने एसेट में दिखा देगी कि उसके पास 200 करोड़ पड़ा हुआ है। बट एक हिसाब से देखें तो ये भी तो बोरोइंग्स ही है ना, वो तो खर्चा ही है, और ये एसेट साइड में डाल दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का आ गया, तो दोनों बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या है कि कोई डेफिसिट नहीं है देखे तो, बट एक्चुअल जो है ना यहाँ पे 200 करोड़ का डेफिसिट चल रहा है, वो बोरोइंग्स ला के दिखा दिया जाता है, तो गवर्नमेंट ये शो कर देती है। गवर्नमेंट जो हम लोग का जितना साल का भी बजट आता है सब में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इक्वल रहता है, जितना हमने कमाया उतना ही खर्चा किया, आप सर्च करके देख लेना, आपको दोनों जो वो है ना इनकम और वो दोनों सेम मिलेगा। एंड दूसरा देख लेते हैं, ये फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये होता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, ये प्राइमरी डेफिसिट को कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ठीक है, इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, रेवेन्यू दोनों में आता है, जितना पैसा खर्च किया जितना आया वो माइनस कर दिया, खर्च ज्यादा किया तो डेफिसिट में आगे घाटा में चल रहे हैं। और टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये तो अगर रिसीट में से एक्सपेंडिचर माइनस करें तो यहाँ पे डेफिसिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे फायदे में प्रॉफिट में है, ठीक है, पैसा ज्यादा आया उसमें से खर्चा कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट में है। तो ये बेसिकली कुछ होता नहीं है इन सब के मैटर में देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इकोनॉमिक प्लानिंग से है, प्लान हॉलीडे पीरियड स्पैन 1966 टू 1969, 3 सालों के लिए था, ठीक है। फेलियर ऑफ द थर्ड फाइव ईयर प्लान एंड इंडो पाक वॉर था, ड्राउट हुआ था, ठीक है, सूखा पड़ा था, और भी जैसे रुपी जो है उसका डिवेल्युएशन हुआ था, डेप्रिसिएशन हुआ था रुपी का, तो कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण जो है एक एक साल का प्लान जो है वो लाया गया था, इसी को प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद। तो ये बात तो पॉइंट ठीक है,
फर्स्ट वाला। दूसरा क्या कह रहा है, रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन 1978 बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई। ये भी ठीक है, ठीक है। 1978 में जो है, 1977 में शायद 76 था, इमरजेंसी हटता है, तो जनता गवर्नमेंट जो है वो पावर में आती है और वो 5 ईयर प्लान को खत्म करके रोलिंग प्लान लेके आती है। इसमें क्या था ना कि 20 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनता था, ठीक है, और हर साल जो है एक नया प्लान बनता था और 20 साल का एक लंबा प्लान बनता था, तो ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द बॉम्बे प्लान 1944 वाज फॉर्मुलेटेड बाय प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एडवोकेटेड फॉर कंप्लीट फ्री मार्केट विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। तो ये गलत बोल रखा है। इसमें इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे जेआरडी टाटा हो गए, ठीक है, ये लोग थे। फिर जीडी बिरला हो गए, फिर पुरुषोत्तम दास, ये लोग थे, ठीक है। तो इनका क्या कहना था ना कि जो मार्केट है, ये विदाउट स्टेट इंटरवेंशन वाला पॉइंट गलत है। इनको स्टेट का इंटरवेंशन चाहिए था। इनका कहना था कि स्टेट जो है ना वो इन्वेस्ट करे, जो हैवी इन कैपिटल रिक्वायर्ड इंडस्ट्री है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट करे। इनका ये नहीं कहना था कि मार्केट एकदम विदाउट स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ये पॉइंट गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन रीजन, नर्मदा एंड तापी रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टास बट फॉर्म एस्टुअरीज। तो ठीक बात है, ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती। जितनी भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो सब एस्टुअरी बनाती है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा कौन बनाता है, हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जितनी है, ठीक है। क्यों बनाती है उसके बारे में भी बताएंगे हम। These rivers flow through Rift Valley with hard rocks due to which they carry very small amount of sediments while draining into the sea. तो दोनों ठीक है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये एस्टोरी ही क्यों बनाती है, क्योंकि इनके जो पाथ होता है ना उसमें सेडिमेंट इतना होता ही नहीं है कि वो उसको जमा कर पाए। तो होता क्या है कि सीधा जाके पानी जो है ना वो डंप कर देती है वो समुद्र में, ठीक है, यहाँ जाए और पानी गिरा दिया। वेयर इज जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है ना वो बहुत ज्यादा हैवी सेडिमेंट लेके आती है। तो जब वो सेडिमेंट आता है ना बहुत ज्यादा जो है वो जमा हो जाता है। तो ये सेडिमेंट जमा होने से क्या होता है कि बहुत सारा जो रिवर है ना वो बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटरीज में ब्रांचेस बन जाता है, उसको डिवाइड हो जाती है, तो इसी को डेल्टा बोला जाता है। तो सेडिमेंट होगा वो जम जाएगा, तो ये जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाएंगी, तो फिर वो डेल्टा बनाएगी। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एटमोस्फेयर लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, इसमें सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर का हम लोग एक दो फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो हाइट होता है वो 8 पोल्स पे होता है और 18 इक्वेटर पे होता है, एवरेज 13 किलोमीटर का होता है, ठीक है। और इसमें हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डिक्रीज होता है टेम्परेचर 165 मीटर जो हम हाइट गेन करते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसका हो जाएगा ए, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। कितने किलोमीटर में प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर, तो 30 से 35 किलोमीटर पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। ओजोन से याद आता है 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, O3 डे। और इससे और क्या याद आता है, हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 वाला, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने का बात है CFCs का, ठीक है। इसी में एक वो हुआ था ना अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट बोलते हैं, किगाली अमेंडमेंट, जिसमें हम लोग ने HFC को भी ऐड करा था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और एक और है ओजोन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, O3 प्रोटेक्शन। स्पेलिंग थोड़ा हैंडराइटिंग कचड़ा है तो आवाज पे ज्यादा ध्यान देना। O3 प्रोटेक्शन में क्या आता है, वो वियना कन्वेंशन। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर होगा तो देख लेना, VIENNA, वियना कन्वेंशन ये था 1985 का, ठीक है। तो इससे पहले ही हुआ था, मॉन्ट्रियल से 2 साल पहले वियना कन्वेंशन हुआ था, और ये O3 के प्रोटेक्शन का था। तो ये हो गया हमारा, इससे रिलेटेड हमने देख लिया। अगला है मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर क्या होता है ना, ये कोल्डेस्ट लेयर है हमारा। इसमें जो है ना लगभग 85 किलोमीटर हाइट पे जाओ तो 100 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिलता है, माइनस में, -100 डिग्री। यहाँ पे जितने मेटेरॉइड्स वगैरह है वो सब आके बर्न हो जाते हैं। तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका। और आयोनोस्फेयर को हम लोग वो भी बोलते हैं, थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। थर्मोस्फेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स पाया जाता है, चार्ज आयंस पाया जाता है, ठीक है, पार्टिकल्स जो सोलर रेज वगैरह आती है, सोलर स्टॉर्म वगैरह जो भी आता है सन से, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो यहीं पे आके देखने को मिलते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं ना, रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को, जिसके थ्रू जो है ना हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारा जो कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन जो भी है, सैटेलाइट वगैरह जो चल रहा है, इसी लेयर के कारण चल रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल्स ना हो तो हम लोग जो ये इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं या फिर जो कम्युनिकेशन कर ले रहे हैं वायरलेसली, ये पॉसिबल ही ना हो पाता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 एंड बी का 4, A3B4, सी का 1 एंड डी का 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोरियोलिस फोर्स का
इज जनरेटेड ड्यू टू अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक बात है, अर्थ अपने रोटेशन पे घूमती है, तो ये फोर्स जो है वो जनरेट होता है। तो इसमें क्या बोला है, फोर्स डिफ्लेक्ट विंड इन द राइट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होता है ना कि अर्थ तो ऐसे घूम रही है, तो जो ये कोरोलिस फोर्स है ना वो ऐसे डिफ्लेक्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, राइट की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ठीक बोला है। कोरियलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, गलत बात है। मैक्सिमम जो है वो पोल्स पे होती है। मैं इससे रिलेटेड एक मस्त फैक्ट भी बताऊंगा। और विच इज वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं, साइक्लोन जो यहाँ पे नहीं आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पे नहीं बनता है, क्योंकि वहां पे कोरियलिस फोर्स जो है वो जीरो होता है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है वो 5 डिग्री नॉर्थ या फिर 5 डिग्री साउथ से बनना शुरू होता है, जहाँ पे कोरियलिस फोर्स जो है वो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो इक्वेटर जो है ना, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो जीरो होता है या एकदम लोएस्ट होता है। और तुम नोटिस करना कि हमारा जो स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, हमारा क्या, इसरो का हो गया, ठीक है, नासा का हो गया, ये सब के सब ना नियरेस्ट होते हैं। इनका लोकेशन जो होता है ना नियरेस्ट होता है इक्वेटर के। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स है ना वो जीरो होता है, और रॉकेट जो होता है ना वो बहुत मतलब इजीली जो है वो उड़ पाता है, उस पर इतना इन्फ्लुएंस देखने को इस फोर्स का नहीं मिल पाता है। इससे फ्यूल वगैरह भी सेव होता है, ठीक है, वरना जगह तो हमारे पास और भी बहुत सारा था। तो हम लोग ये जो कोस्ट के आसपास प्लस इक्वेटर से जितना पास हो सके उतना पास जो है ये रॉकेट का लॉन्चिंग व्हीकल जो फैसिलिटीज होता है वो बनाया जाता है, ठीक है, इक्वेटर के पास आसपास में। तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये वाला मैंने स्लिप मिस्टेक कर दिया, पता नहीं क्या ही सोच रहा था मैं। हड़प्पा जो है ये रावी रिवर के किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और इंडस हो जाएगा मोहनजोदारो, फिर भोगवा हो जाएगा अपना लोथल डी, एंड घग्गर हो जाएगा कालीबंगन सी। तो हड़प्पा से रिलेटेड एक दो फैक्ट्स देख लेते हैं। हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था? डीआरएस, हमारे डीआरएस 1921 में। मोहनजोदारो को आरडीबी राखलदास बनर्जी, ठीक है, 1922 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2 का ए का 2, एंड बी का 1 और सी का 4, डी का 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। मनसबदारी सिस्टम, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो है सिस्टम डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड है, मंगोल से लिया गया है। डेसिमल सिस्टम क्या होता है? डेसिमल सिस्टम मतलब क्या हो गया कि आपको मेंटेन करना पड़ता था फोर्स, जैसे कि 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 ऐसे करके रैंक दिया जाता था, सोल्जर्स मेंटेन करना पड़ता था, इसी को डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। तो ये मंगोलॉइड से इन्होंने लिया था, ठीक है। जो बाबर था वो चंगेज खान और तैमूर का डिसेंडेंट था ना। और दूसरा बोल रहा है जाट इज डिटरमाइंड बाई पर्सनल रैंक एंड सैलरी इन मनसबदार। तो जाट जो होता है ना ये था उसका पर्सनल रैंक, कितनी वो पैदल सैनिक जो है वो रख सकता है, पैदल सैनिक, ठीक है। और दूसरा हो गया सवार, ये भी ठीक है। सवार जो था ये क्या था? हॉर्समैन, घोड़ों वाला, कि घुड़सवार जो है वो कितना रख सकता है, ठीक है, मनसबदारी में मेंटेन करना हो, तो ये पॉइंट भी ठीक था। अब मैं इसमें एक नया चीज बताता हूँ कि इसमें ना 3 कैटेगरी हुआ करता था, ठीक है, जो मनसबदारी है। क्लास 1 जो होता था उसमें क्या होता था, क्लास 2 जो होता था उसमें क्या होता था, और क्लास 3 जो होता था इसमें क्या होता था। क्लास 1 में उनको रखा जाता था जिनका जाट नंबर जो है, मतलब मान लो 5000 इनके पास पैदल सैनिक है, तो उसमें जो सवार होगा ना वो इक्वल होगा, 5000 जो है वो सवार भी रखा रखा होगा, जो वो क्लास 1 मनसबदार कहलाएगा, ठीक है। मान सिंह के पास 5000 का मनसबदारी था ना, 5000 5000 रखते थे वो। और क्लास 2 में क्या हो जाएगा कि मान लो इसमें जाट जो है उसको